हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 28 जनवरी, दिन है रविवार। हिंदी तिथि माघ कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 10वीं बार भेजा समन। प्रवर्तन निर्देशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन भेजा है। इसमें उन्हें यह बताने को कहा गया है कि 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच वह कब और किस स्थान पर पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। एजेंसी ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि समन पर अगर वे नहीं उपस्थित होते हैं तो उनकी टीम खुद उनके पास पहुंचेगी। पता चला है कि ताज़ा समन इसलिए जारी किया गया है कि क्योंकि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। ईडी के खिलाफ झामुमो ने दुमका शहर बाजार को कराया बंद। हेमंत सरकार को परेशान करने का आरोप। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से बार बार भेजे जा रहे समन के खिलाफ शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर दुमका बंद रहा। पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर उतर आए और घूम घूम कर बाजार की दुकानों को बंद कराया। झामुमो का आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के इशारे पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हाथों में बैनर, पोस्टर और लाठी लेकर निकले कार्यकर्ताओं ने केंद्र और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे दिन ईडी की मनमानी नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपमानित करना बंद करो जैसे नारे गूंजते रहे। झामुमो जिला इकाई के प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी का कहना था कि कुछ दिन पहले जब ईडी ने मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ कर ली थी, फिर नया समन क्यों। उनका कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन को विकास कार्यों से रोका जा रहा है। यह हमारा सांकेतिक बाजार बंद है। अगर हमारे नेता हेमंत सोरेन को अपमानित और प्रताड़ित किया जाएगा तो आगे हम चक्का जाम कर देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को जाएंगे गिरिडीह। अबू आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिले, इसे लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। यहां लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं अब स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। अबू आवास योजना का शुभारंभ एवं स्वीकृति पत्र वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरिडीह जाएंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। इस संबंध में गिरिडीह डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने भी सभी पुलिस पदाधिकारी को विधि व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सभी को बताया गया कि सुरक्षा अभी से बढ़ा दी जानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर 8 समितियां बनाई गई हैं। इसमें परिसदन भवन प्रबंधन समिति, भोजन प्रबंधन समिति, प्रोटोकॉल स्वागत समिति, लाभुक प्रबंधन समिति, सभा मैदान प्रबंधन समिति, ट्रैफिक एवं रूट प्रबंधन समिति, जनसंपर्क एवं IT समिति शामिल है। पीएम मोदी 4 फरवरी को सिंदरी में करेंगे HURL का उद्घाटन। बरवा अड्डा एयरपोर्ट से जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी की सुबह करीब 10:30 बजे सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड कारखाना का उद्घाटन करेंगे। सिंदरी में प्रधानमंत्री का कोई संबोधन नहीं होगा। उद्घाटन कर वह वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे सुबह 11 बजे बरवा अड्डा हवाई अड्डा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सिंदरी SCI 3 दशक से बंद था, उसी स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2018 में खाद कारखानों को शीघ्र शुरू करवाने का आश्वासन दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया है। झारखंड आंदोलनकारियों को हुआ सम्मान। झारखंड आंदोलनकारियों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक समारोह में सम्मानित किया गया। न्यू टाउन हॉल में आयोजित समारोह में DC वरुण रंजन तथा SSP HP जनार्दन सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में झारखंड आंदोलनकारी शंकर किशोर महतो तथा नीलकंठ रवानी को शाल उड़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। DC ने कहा है कि जिले में 178 आंदोलनकारियों को जिला प्रशासन की ओर से पेंशन दी जा रही है। मौके पर उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, अपर समाहर्ता विनोद कुमार समेत जिला के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। 70 स्कूलों में BPL कोटे की सीटों पर होगा नामांकन। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने निजी स्कूल में ITI के तहत BPL कोटे में आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
गुरुवार को शुरू कर दी। इस बार आवेदन प्रक्रिया में अभिभावकों को जिले के कुल 70 निजी स्कूलों में दाखिला लेने का विकल्प दिया गया है। अभिभावक अपने निवास के सर्वाधिक निकट स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं। स्कूलों के 3 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को संबंधित स्कूल में नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को शुरू कर दी गई है, जो 10 फरवरी तक चलेगी। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन में 3 स्कूलों की प्राथमिकता दर्ज करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन करने के लिए अभिभावक 3 स्कूलों का विकल्प भर सकेंगे। उनकी 3 प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें इस स्कूल में नामांकन का विकल्प दिया जाएगा। इसमें संबंधित स्कूलों से उनके घर की दूरी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आवेदन ज़्यादा आते हैं तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आवेदनों की लॉटरी की जाएगी और लॉटरी के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। आवेदन के लिए अभिभावकों की अधिकतम आय 70,000 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम आय निर्धारित है। वही आय प्रमाण पत्र भी जमा करना आवश्यक है और यह आय प्रमाण पत्र अक्टूबर 2023 के बाद निर्गत होना चाहिए। आधार कार्ड में दर्ज अभिभावकों के पते के आधार पर ही स्कूल से उनकी दूरी तय की जाएगी। इसके लिए एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार में दर्ज पते को अंतिम माना जाएगा। इसके लिए माता पिता के आधार को आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया है। कोयला कारोबारी इजहार को पूछताछ के बाद कोर्ट में किया गया पेश, भेजा गया जेल। कोल लिंकेज घोटाले से प्राप्त राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को 10 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। उसकी अगली पेशी 31 को होगी। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद 18 जनवरी से लगातार पूछताछ की है। ईडी ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उस पर जेएसएमडीसी से सब्सिडी पर आवंटित 86,000 टन कोयले को बाहर की मंडी में अवैध तरीके से बेचकर 70 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम से आय अर्जित करने का आरोप है। प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित राशि राज्य में बड़े नौकरशाहों नेताओं तक पहुंचाने की बात भी एजेंसी की जांच में सामने आई है। ईडी ने जांच में पाया कि मनरेगा घोटाले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल ने भी जेएसएमडीसी में रहते हुए सीए सुमन कुमार के जरिए कमीशन का पैसा इजहार अंसारी से लिया था। जानकारी हो कि ईडी ने पहली बार मार्च 2023 में इजहार अंसारी को यहां छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए बरामद किए थे। हाल ही के दिनों में ईडी ने पूछताछ के लिए 3 बार इजहार को समन किया था, लेकिन वह समन पर उपस्थित नहीं हो रहा था। ऐसे में एजेंसी ने 16 जनवरी को इजहार के हजारीबाग व रामगढ़ के 3 ठिकानों पर छापेमारी की, साथ ही गिरफ्तार किया था। झारखंड लोक सेवा आयोग ने शनिवार को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी से 29 फरवरी तक भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 मार्च तक हो सकेगा। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं में कुल 342 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 207 पद राज्य प्रशासनिक सेवा अर्थात उपसमाहर्ता पद के लिए है। आयोग के अनुसार इसकी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को संभावित है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 एवं न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अवसर की सीमा निर्धारित नहीं है। अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर तैयार होगी। मेगा सूची में सम्मिलित होने के लिए मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। रांची में दुष्कर्म के आरोपी की पिटाई, शरीर पर मला जहरीला तेल, मौत के बाद 17 गिरफ्तार। रांची के अनगढ़ थाना क्षेत्र के मेड़ा गांव में एक दुष्कर्म के आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसके 1 सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई। बताया गया कि 1 सप्ताह पहले पंचायत लगाकर आरोपी की पिटाई की गई थी। पिटाई के बाद उसके पूरे शरीर पर जहरीला मिलवा तेल मल दिया गया। युवक की मौत के बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया था। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2024 को जोनहा फॉल में टूसू मेला लगा था। मेड़ा गांव की एक युवती अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। मेला देखकर लौटने के दौरान गांव के ही धनीराम मुंडा ने युवती को पकड़ लिया और उसे जंगल की ओर ले गया।
उसके बाद धनीराम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती ने जंगल से फोन कर अपने चचेरे भाई को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसका भाई गांव के आधा दर्जन लोगों के साथ रात में ही जंगल पहुंचा और लड़की व दुष्कर्म के आरोपी दोनों को गांव ले आया। इस दौरान ग्रामीणों ने धनीराम मुंडा के साथ मारपीट की, फिर उसे एक घर में कैद कर दिया। झारखंड के इन स्कूलों में शुरू होगी AI की पढ़ाई। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के तहत संचालित स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक की पढ़ाई करवाई जाएगी। इस सत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। हैदराबाद में हुई नेशनल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि साथ ही यह भी तय किया गया कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है। साथ ही वोकेशनल कोर्स में 10 बैगलेस डे होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के साथ ही लोयला स्कूल बिष्टुपुर और गुलमोहर हाई स्कूल प्रबंधन ने इसी सत्र से स्कूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की। अगले सत्र से KSMS और JH तारापुर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत होगी। गुलमोहर हकी प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा ने बताया कि हैदराबाद में हुई बोर्ड की बैठक में AI और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर खास तौर पर तवज्जो दी गई। पशुओं की तस्करी कर ले जा रहा वाहन जब्त, 2 गिरफ्तार। कोडरमा SP अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को कोडरमा थाना क्षेत्र से अवैध रूप से एक पिकअप वाहन में पशुओं की तस्करी कर ले जाया जा रहा है। सूचना पर द्वारिका राम थाना प्रभारी कोडरमा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बागीटांड चेक पोस्ट के पास से उक्त वाहन को जाम करते हुए एवं इस वाहन में लदे कुल 7 पशुओं को थाना लाया गया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। शेष की गिरफ्तारी के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में करण कुमार जो कि 20 वर्षीय और फैयाज 19 वर्षीय शामिल हैं। स्थायीकरण की प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हर्षवर्धन सिंह। मोटर्स वर्कर्स यूनियन के सलाहकार प्रवीण सिंह, महामंत्री RK सिंह और अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते ने कहा कि हर्षवर्धन सिंह के चलते 22 कर्मियों के स्थायीकरण में देरी हो सकती है। वे इस मामले को ट्रिब्यूनल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थायीकरण का मामला खटाई में पड़ सकता है। आज 3000 परिवार स्थायीकरण की आस में है। अगर यह मामला मुकदमेबाजी में फंसा तो 3022 कर्मियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तीनों नेताओं ने यूनियन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अब समय आ गया है कि कंपनी के कर्मचारी ऐसे चेहरों को पहचाने जो इस वार्ता में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यदि अपना हक चाहिए तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। यूनियन पर यह जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण हो। हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो सर्वमान्य और सबके हितों में हो। मजदूर हित के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। महामंत्री RK सिंह ने कहा कि हर्षवर्धन सिंह ने लगभग 8 साल तक टेल्को वर्कर्स यूनियन के रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। आज वे इस यूनियन की आड़ में अपना निजी हित साध रहे हैं और 22 कर्मियों की स्थायीकरण प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। टेल्को वर्कर्स यूनियन की संबद्धता बहाली को लेकर एक बार फिर समायुक्त के पास आवेदन नहीं किया गया। होटल सहित कई व्यवसाय में निवेश, कोयला उठाव की जानकारी के लिए कंपनियों खनन विभाग से भी साधा गया संपर्क। आयकर छापेमारी में अंदर खाने छनकर जो सूचना आ रही है उसके अनुसार कोयला कारोबारियों का कई रसूखदारों से संबंध है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि बड़े अफसरों और राजनीतिज्ञों रिश्ते हैं। 2-3 नाम भी चर्चा में जो अघोषित रूप से साझेदारी है। वैसे आयकर विभाग इन पर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो कोयला आधारित उद्योग के अलावा कारोबारियों के होटल, स्टील इंडस्ट्रीज में भी निवेश है। कोयला कंपनियों के विशेषज्ञों को लगभग से अधिक कोयला आधारित उद्योग के ठिकानों में स्टॉक वेरिफिकेशन का आग्रह किया गया है। वहीं एक कारोबारी का छत्तीसगढ़ में स्थित इंपज आयरन इंडस्ट्रीज में भी निवेश की जांच की जा रही है। हाल ही के वर्षों में इंडस्ट्रीज का विस्तार भी किया गया है। कोयला स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद जांच का दायरा कोयला कंपनियों और खनन विभाग तक भी पहुंच सकता है। कोयले का जिन स्रोतों से उठा हुआ है वे वैध स्रोत हैं कि नहीं, इसकी मुकम्मल जानकारी कोल कंपनी और जिला खनन विभाग से जारी परिवहन चालान से भी संभव है। यदि कोयले का चालान नहीं मिलता है तो बड़ा सवाल उठेगा। आयकर सूत्रों का कहना है कि उद्यमियों के पास उपलब्ध कोयले के स्टॉक की जांच में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा स्टॉक और सेल्स रजिस्टर्स में दर्ज आंकड़े भी जांच के दायरे में है। यदि कारोबारी कोयले से संबंधित मुकम्मल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते तो जिन जिले से कोयले का उठाव हुआ है उस जिले में स्थित खनन विभाग से आयकर टीम
परिवहन चालान व कोयला कंपनियों से कोयला उठाव संबंधित दस्तावेज की जांच कर सकती है। ई ऑक्शन व आउटसोर्सिंग कंपनियों से कोयला उठाव संबंधित दस्तावेज भी तलाशे जा सकते हैं। सफेद उल्लू को देखने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़, पूरे दिन करते रहे देखभाल। कोरबा में तिवर्ता में रहने वाले गोपक नेता के घर की बाड़ी में एक अजीबोगरीब जीव जा पहुंचा, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले तो लोग जीव को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पहचान सफेद उल्लू के रूप में की। बताया जा रहा है कि घटकोरा वन मंडल अंतर्गत ग्राम तिवर्ता में विनेश जायसवाल रहते हैं। वे युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महासचिव पद पर पदस्थ हैं। प्रतिदिन की तरह सुबह सवेरे परिजन बाड़ी की ओर गए हुए थे। इस दौरान उनकी नज़र एक जीव पर पड़ी जो देखने से अजीब लग रहा था। यह खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर जा पहुंचे। मामले की जानकारी जायसवाल ने वन विभाग के अलावा पक्षी प्रेमी को दी, जिन्होंने पक्षी की पहचान सफेद उल्लू के रूप में की। जनवरी तक पूर्व रेलवे की कई ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट डाइवर्ट। आसनसोल डिवीजन के मदनकट्टा और जोरमो स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 603 और लाहाबना और सिमुलतला के बीच ब्रिज नंबर 676 की मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके लिए रविवार को सुबह 6 से शाम 7:10 के बीच तक पावर ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। 18,622 पाटिल पुत्र एक्सप्रेस के गुजरने के बाद ब्लॉक शुरू हो जाएगा। इस कारण रविवार को जसडी से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ ट्रेनों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। पत्नी और बेटे की हत्या कर शख्स ने की आत्महत्या का प्रयास, पिता ने कहा तांत्रिक से बात करता था बेटा। पूर्व सिंह भूमि बरवागोड़ा थाना क्षेत्र की मटिहाना गांव के कुम्हार टोला में पति शुभेंदु बेरा ने अपनी पत्नी पार्वती बेरा एवं 2.5 वर्ष के पुत्र बापुन बेरा को गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शुभेंदु बेरा घर में के करीब मौजूद आम के पेड़ पर गमछा के सहारे फंदा बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सही समय पर पहुंचकर शुभेंदु के पिता शरद बेरा ने उसे बचाया। यह घटना 26 जनवरी देर रात की है। सूचना पाकर थाना प्रभारी संतान कुमार तिवारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 100 का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। आरोपी शुभेंदु को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शुभेंदु के पिता शरद बेरा ने बताया कि बेटे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह बीते कुछ महीनों से बारीपदा में डॉक्टर दिखा रहा था। रात को लगभग 12:30 बजे जब बाहर के लिए उठा तो छटपटाना का एक आवाज़ सुना तो देखा कि बेटा पेड़ में झूल रहा है। पिता ने समय रहते उसे बचाया, लेकिन जब उन्होंने घर आकर देखा तो पुत्र वधू एवं नाती खटिया में मृत पड़े हुए हैं। मृत के पिता शरद बेरा ने बताया कि बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। आगे पिता ने यह भी बताया कि फोन पर किसी तांत्रिक के साथ बात करता था। इस बात को लेकर कई बार उसे डांट फटकार भी लगाया गया था। वह हर दिन अलग अलग मंदिरों में भी घूमता रहता था। झारखंड में 2 फरवरी को प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जाने राहुल गांधी कहां जनसभा में होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल से होते हुए 2 फरवरी 2024 को झारखंड में प्रवेश करेगी। यात्रा का नेतृत्व कर रहे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के पाकुड़ जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड कांग्रेस के एक नेता ने यह जानकारी दी। कांग्रेस झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड न्यूज को बताया कि यात्रा 2 चरणों में होगी। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में 8 दिनों की अवधि में 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी प्रदेश में तय करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में यात्रा की तारीखें तय हो गई हैं। राहुल गांधी 2 फरवरी को पाकुड़ जिले की ओर से झारखंड में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की सभाएं और रैलियां कहां होंगी, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाए गए झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी। दीपक प्रकाश और आशा लकड़ा को भी मिली जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के चुनाव प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में किसी को भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सूची जारी की है। वर्तमान में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही झारखंड भाजपा के प्रभारी हैं। एक तरह से उनको दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के भाजपा नेता मंगल पांडे को झारखंड लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था।